राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चलें कि गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में अग्निकांड के बाद भागकर राजस्थान आए धवल ठक्कर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धवल ठक्कर गेमिंग जोन में पार्टनर था और हादसे के बाद से वो फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और धवल ठक्कर जो कि टीआरपी गेमिंग जोन का पार्टनर था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला था, जिसमें 32 लोगों की मौत की खबर निकल के आई थी, तमाम उसमें बच्चे थे। उसके बाद एसआईटी गठित की गई और उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है इसमें। और धवल ठक्कर जो कि लगातार छिप रहा था, उसके बाद आखिरकार वो राजस्थान आया था छिपने के लिए, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाया, गिरफ्तार कर लिया गया है धवल ठक्कर। ये भी एक टीआरपी गेमिंग जोन का एक पार्टनर बताया जा रहा है। अब इस मसले में, गंभीर मसले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी कार्रवाई इसमें जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल यही वो धवल ठक्कर है जो कि टीआरपी गेम जोन का एक साथी बताया जा रहा है। इसकी भी शेयरिंग है, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, एक और आरोपी गिरफ्तार। प्रतीक, मेरी आवाज राजकोट गुजरात के राजकोट शहर में गेम जोन में आग लगने के जो 27 जनों की जो मौत हुई, उस मामले में पालमपुर पुलिस ने जो एक आदमी को और जो है दबोचा है। आपको बता दें कि वह जो है चोरी छुपके जो अपने परिवार वालों के पास आबू रोड में रह रहा था, और इस घटना को लेकर जो है लोकल जो क्राइम पुलिस जो है गुजरात की, उन्होंने दबिश देकर जो आबू रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आप बताया जा रहा है कि सूचना मिली है कि गेम जोन में जो फायर एनओसी नहीं होने के कारण जो आरोपी थे उनको दस्तयाब करने के लिए जो पुलिस ने टीम बनाई थी, और इस टीम की जो लगातार अधिक जगह पर दबिश दी जा रही है, जिसको लेकर आबू रोड में जो है गुजरात पुलिस ने दबिश देकर जो आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पूरी जो है मामला जांच का है और लगातार आरोपियों की धरपकड़ जो चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो राजकोट अग्निकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार बताया जा रहा है। गेमिंग जोन में पार्टनर है ये आरोपी धवल ठक्कर, भागकर राजस्थान की सिरोही में छिपा था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार कार्रवाई को जोर शोर से अंजाम दिया जा रहा है। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे कई तरह की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस का दावा है कि अगले कुछ घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है, जिसके अंदर IPC 304, 308, 337, 338, 114 की सेक्शंस हमने लगाई हैं। अभी FIR में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर हैं। लगता है कि वो पार हो रहा है, क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 220, 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है
कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, क्योंकि ये दो चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। इतने में इनका मैनिफेस्टो आया। इस मैनिफेस्टो ने और चौंका दिया, और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो पर देखते ही मेरा पहला कमेंट था कि ये मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छवि है। तो 2-3 दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज खोलने लगा। जैसे इस देश में वो ये कहें कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलीट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के 25 सोचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं। खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी, उनका क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे।
तो पीएम मोदी का आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे थे, जिसमें तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें, कोटा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग बालिकाओं के खरीद फरोख्त का एक मसला जोरों शोरों से उठ रहा है। बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर बताया जा रहा है कि यह पूरा रैकेट संचालित होता था। बालिकाओं को सजाकर फोटो खींचकर उनको बेचा जाता है। 3 से 5 लाख रुपए में ये लड़कियों को बेच दिया जाता है। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की लड़कियों को बेचा जाता है। गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनको निशाना बनाया जाता है और अब तक 3 बालिकाओं को इसमें मुक्त कराया जा चुका है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद CWC ने इसका खुलासा किया है। अब प्रेमनगर इलाके में खरीद फरोख्त का ये पूरा रैकेट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके अब इसमें पेंच जो फंसे थे वो खुल रहे हैं। 3 लड़कियों को फिलहाल इसमें से छुड़ा लिया गया, लेकिन बाल कल्याण समिति यानी CWC ने इसमें एक बड़ा ये भी बताया है कि ये जो रैकेट है काफी दिनों से संचालित हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी खबर है ये, नाबालिग बालिकाओं के खरीद फरोख्त का ये मसला। देखिए, देश के अलग अलग कोनों से, चाहे यूपी, झारखंड, ये बिहार सहित अलग अलग जो गरीब तबके के परिवार है, वहां की नाबालिग लड़कियों को कम रेट में वहां से खरीदते हैं। काम धंधे के नाम से, कई और शादी के नाम से वहां से खरीद कर 3 से 5 लाख रुपए में उनका सौदा किया जाता है। और बड़ी एक गंभीर विषय जब पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी अब बाल कल्याण समिति जो है कई बड़े सवाल खड़ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक बड़े उद्योगपति का जब नाम सामने आ रहा है उसके बाद में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि उनकी गिरफ्तारी होने के बाद पूरी तस्वीर जब साफ हो पाएगी तो ऐसा माना जा रहा है कई और चेहरे इसमें उजागर होंगे, कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिन लड़कियों को दस्तयाब किया उन लड़कियों ने बताया कि यहाँ पहले से कई नाबालिग बालिकाएं जो बंधक बनाकर उनको रखा जाता था, उनके साथ शारीरिक शोषण उनका किया जाता था, दुर्व्यापार में उनको धकेल दिया जाता था। 15 से 17 और 18 साल के कम उम्र की जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको शादी के नाम पर दूसरों को बेचा जाता था। 3 से 5 लाख रुपए में ये अवैध धंधा किया जाता था। इस मामले का जो रैकेट या कोटा के प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना इलाके में चल रहा है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद में भी पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई पुलिस की जानी चाहिए, जिस तरह से गंभीर मामला है उस तरह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, और इसी के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर, अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें कई और गिरफ्तारी होनी है। फिलहाल बाल कल्याण समिति की टीम ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अब तक 3 नाबालिग बालिकाओं को इसमें इस बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया जा चुका है, लेकिन कई बालिकाएं और पीड़ित हो सकती हैं। यदि उनको कड़ाई से रिमांड लेकर कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरी तस्वीर जब साफ हो पाएगी तो ऐसा माना जा सकता है कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, कई बड़े चेहरे उसमें सामने आ सकते हैं। उद्योगपतियों का नाम आ रहा है, कौन से नाम, किनका किनका नाम शामिल है, किसी का इशारा? फिलहाल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता रहे हैं कोटा से बड़ी खबर, जहां नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त का ये मसला बेहद ही गंभीर है। अब बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर यह संचालित होता था। कौन वो बड़े उद्योगपति हैं जिनके इशारे पर इतनी घटिया काम को अंजाम दिया जाता था? फिलहाल ये सब कुछ कार्रवाई का विषय है। और प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। सबसे ज्यादा फलौदी 49.4 डिग्री सेल्सियस अभी भी वहां पर तापमान दर्ज किया गया है। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तापमान 45 डिग्री के ऊपर है, 49.3 डिग्री सेल्सियस है। बीकानेर की बात करिए 48.2 डिग्री सेल्सियस। जैसलमेर में भी इस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, 48.7, गंगानगर में 48.3 और चूरू में 48 डिग्री, पिलानी में 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। कोटा में 28.2, जोधपुर की बात करें तो 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। राजधानी जयपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। और अब आपको एक और बड़ी खबर कोटा से बताते चले, जहां लावारिश शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह 5 बजे से शुरू हो चुकी है। बताते चले कि भीषण गर्मी में जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा शव पाए गए हैं, अब मोर्चरी में यहां तक कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो शव मिले हैं वो रखने की जगह नहीं थी। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा, बताया जा रहा 18 शव बरामद किए गए हैं। आज सुबह 5 बजे से उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में सभी शव को रखने की कोशिश की गई, लेकिन वहां जगह कम पड़ गई। कोटा की सड़कों पर 2 दिन में 18 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं।
नौतपा में गर्मी से हाहाकार, हीट वेव का वार, पारा 47 के पार। भीषण गर्मी, प्रचंड है घाम। कोटा में गर्मी से कोहराम। मई का महीना है और कोटा में पारा 47 के पार है। कोचिंग सिटी में गर्मी का हाल ऐसा है कि घर से बाहर निकलते ही मानो शरीर झुलस जाए। वहीं नौतपा के बीच भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। बीते 24 घंटे में कोटा में अलग अलग इलाकों में 5 शव मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी का पारा 47 डिग्री को पार और अब ये गर्मी मुसीबत बनने के साथ जानलेवा बन गई है। कोटा के अलग अलग इलाकों में 5 शव मिले हैं, ये सब 24 घंटे में मिले हैं और प्राथमिक तौर पर लू तापघात की वजह से इन 5 मौतों की वजह मानी जा रही है। 24 घंटे के अंदर मिले 5 शव लावारिस हैं, जिन्हें अलग अलग मोर्चरी में रखवाया गया है। वैसे तो प्रशासन कई दावे कर रहा है, लेकिन एक दिन के अंदर एक साथ 5 शवों के मिलने से प्रशासन के इंतजामों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी विभागों के माध्यम से छाया पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जगह पानी की और बिजली और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एसडीएम्स के माध्यम से मैं खुद भी निरीक्षण कर रहा हूं, मेरा सारा स्टाफ इसमें निरीक्षण कर रहा है और पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सारी माकूल तरीके से की जा रही है। भीषण गर्मी में एक के बाद एक शव मिलने के बाद संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी भी फुल हो गई है। अस्पताल की मोर्चरी में अब शवों को रखने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी है। वहीं भीषण गर्मी में शवों की भी दुर्गति होती जा रही है। लावारिस थे यहाँ जो एम्बुलेंस के थ्रू या कोई संस्था के थ्रू हमारे यहाँ है, तो मोर्चरी में रखा है। 300 थे, तो कल हमारी मेरी जानकारी है तो वो वहाँ रखाए गए। तो पहले की भी है जो उनके लावारिस थे, तो पहले की भी। राजस्थान में गर्मी ने कोहराम मचाकर रखा है। केवल इस साल ही गर्मी से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोटा में 24 घंटे के अंदर ही 5 मौत प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं अस्पतालों में भी हालात चिंताजनक है, क्योंकि लू तापघात से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी तादाद कई गुना बढ़ गई है और ऐसे में अस्पतालों में भी इंतजाम जो है वो कम पड़ गए हैं। ऐसे में अब जो ये गर्मी है वो जानलेवा होने के साथ में मुसीबत का सबब बनती जा रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी के इंतजामों पर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां नोखा के पारवा टोल नाके पर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है। देर रात फास्ट टैग को लेकर यह भीषण हंगामा हुआ। ड्राइवरों ने टोल कर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझाइश कर मामला को शांत कराया। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण झड़प के बीच में जो रोड है वो काफी दूर तक जाम दिखाई दी। काफी ज्यादा जो वाहन है वो खड़ी दिखाई दी लंबी लंबी कतारों में। और यहाँ पर सिर्फ टोल प्लाजा यानी कि जो पैसे चुकाए जाते हैं उनको लेकर ही सिर्फ यहाँ पर फास्ट टैग को लेकर हंगामा बरपा था। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बताते चले, जहां आज पंजाब और दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। जालंधर में राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे, उसके बाद दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली में पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा चुके हैं, 2 दिन का दौरा किए थे, क्योंकि बताते चले कि 25 मई को ही जब 6ठे चरण का चुनाव था तो दिल्ली में वहां पर चुनाव था, उसके पहले और अब दिल्ली और पंजाब में फिर से दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। टोंक से खबर है, टोंक के टोडा रायसिंह स्थित मालपुरा केकड़ी हाईवे के पास एक चलते ट्रक में आग लग गई थी और आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते देखते ट्रक आग का गोला बनकर धू करके जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
और ये भी खबर टोंक से है, बड़ी खबर है। मालपुरा से आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां दुकान में आग का तांडव देखने को मिला है। शहर के बीच बाजार में साड़ियों की दुकान में ये भीषण आग लगी। नवीन मंडी बाजार में अतुल साड़ी सेंटर में आग लगी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का भरसक प्रयास लगातार जारी है। नगर पालिका से दमकल की मौके पर पहुंची है और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। आग बुझाने के प्रयास में दमकल कर्मी जुटे हैं। आपको दिखा रहे हैं, साड़ी के दुकान में भीषण आग लगी है और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं आग बुझाने के लिए। और कोटा के स्मृति वन में भीषण आग लग गई। टोंक के बाद कोटा में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सूखी पड़ी घास और झाड़ियों में यह आग लगी थी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायपुरा के देवली अरब रोड का यह पूरा मसला है। तो सूखी पड़ी घास में कोटा में भीषण आग लगी और उसके बाद आग लगी और फिर दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के 2 घंटे की लगभग समय लगा जब आग पर काबू पाया गया दमकल के द्वारा। और दौसा से बड़ी खबर है। दौसा में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। तो टोंक, कोटा और अब दौसा में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला। अचानक ग्रिड में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर पहुंचे सब स्टेशन के कई तमाम अधिकारी। आग से शहर, नांगल, राजवातान और तुंगा की सप्लाई प्रभावित हुई है। दौसा शहर करीब 45 मिनट अंधेरे में डूबा रहा। अचानक तापमान बढ़ने और लूट की वजह से यह आग लगी है। 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग का मसला सामने आया। फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। शादी में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। शादी के खाने से 12 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। अस्पताल में इन सबका भर्ती कराया गया। कोरडा इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन क्यारा गाँव की यह घटना है। फूड पॉइजनिंग की वजह से 12 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इलाज के दरमियान 2 शख्स की मौत। और अब भरतपुर की बात करते हैं, जहां देर रात भगवती कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी की बिजली गुल हो गई। रात भर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भीषण गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं। इसमें लोग काफी परेशान हुए। लेकिन ट्रांसफार्मर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बयाना कस्बे के भगवती कॉलोनी की घटना है, जहां अचानक से देर रात में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने के बाद से इलाके की बिजली को भी काट दिया गया और बिजली कटने की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रांसफार्मर में आग की तस्वीर भरतपुर से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।